अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान। आज हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मास्टर शफी मोहम्मद की। TGTSS मास्टर शफी मोहम्मद इस समय 60 हवाड़ी मिडिल स्कूल नगीना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शफी मोहम्मद को शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए 2018 में गवर्नर हरियाणा द्वारा टीचर स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। यही नहीं, जिला प्रशासन अन्य संस्थाओं से दर्जनों बार सम्मानित किया गया है। पेश है मोहम्मद शफी साहब से बातचीत। बहुत स्वागत, खैर मकदम करता हूँ आपका। सर, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं शफी मोहम्मद हरियाणा शिक्षा विभाग में TGTSS मास्टर के पोस्ट पर काम करता हूँ नगीना ब्लॉक में, और इसी ब्लॉक में मेरा गांव है। और एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बड़कली और भादस के बीच में मेरा गांव है, छोटा सा SIC का। और प्रयास और कोशिश यही है कि इल्म के लिए कुछ हो जाए, एक शिक्षक के तौर पर कुछ कोशिशें हैं। बहुत धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत के सफ़र से और ये अब तक का जो सफ़र रहा है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के सवालात आप अमूमन करते ही हैं और सभी से करते हैं, और देखा भी ये गया है कि हर इंसान का एक तवारीख़ी सफ़र होता है और हर इंसान के जीवन की बड़ी सारी घटनाएं होती हैं। मैं भी उसी तरीके की घटनाओं को, उतार चढ़ावों को देखते हुए ज़िंदगी के इस मकाम पर हूँ। और सही बात यह है सर कि मैं बहुत एक साधारण से गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन उस वक्त विद्यालय मेरे गाँव में नहीं था, इसलिए हम पड़ोस के 1.5-2 किलोमीटर हमसे दूर पड़ता है हमारा एक भादस गांव है, बहुत बड़ा हमारा नगीना ब्लॉक का। उसी गांव में मैंने पहली से लेकर के 9वीं क्लास तक की एजुकेशन वहां से ली है। और ख़ुदा का शुक्र है कि पहली से लेकर 9वीं क्लास तक की एजुकेशन में क्लास के तो हम परवरदिगार की दया से टॉप पर ही रहे। 10वीं कक्षा में मेरे वालिदैन ने हिम्मत करके मुझे सोनीपत भेज दिया, और उसकी पीछे वजह ये थी कि मेरे एक ताऊजी हरियाणा वक्फ बोर्ड में स्टेट ऑफिसर थे उस वक्त, अब तो वो रिटायर हो गए, तो उनके ज़रिए से हम लोग सोनीपत चले गए और मैंने 10वीं कक्षा सोनीपत से की है। और शुक्र है मालिक का कि मैंने वहाँ पर भी अपना जो स्कूल था DV पब्लिक हाई स्कूल 1986 में 1986 में क्लास टॉपर था। 10वीं कक्षा करने के बाद वापस अपने एरिया में आए और अपने वालिदैन के साथ ज़मींदारी का छोटा मोटा काम देखने लगे। सच्ची बात यह है कि 11th में एडमिशन नहीं ले पाए। उस वक्त +1 चला नहीं होगा शायद, 11th कहते थे, नहीं ले पाए एडमिशन। और एक बीच के अंदर गैप में 1.5 साल हमारा जो है इस तरीके से रहा। कुछ घरेलू काम देखे, कुछ और काम सीखने का प्रयास किया, बहुत छोटे मोटे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल का काम था या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स था, देखा, कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और शुक्र है अल्लाह का कि वो 1987 में JBT ट्रेनिंग स्कूल फिरोज़पुर नमक में एडमिशन शुरू हुए। दाखिले के लिए JBT की ट्रेनिंग उस वक्त रोज़गार की गारंटी मानी जाती थी, और दिसंबर 1987 में मेरा एडमिशन हो गया JBT में। 2 साल का कोर्स पूरा करने के बाद थोड़ा दिन बीच का जो वक्त मिला उसमें कोऑपरेटिव बैंक में बतौर सेलमैन भी काम किया, और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में डॉक्टर अजीज़ मरहूम बीसरू के साथ भी काम किया। उसके बाद अपॉइंटमेंट बतौर JBT टीचर के 91 में हो गया। 10वीं के बेस पे JBT ट्रेनिंग करने के बाद 21.5 बरस की उम्र में JBT की पोस्ट पर नौकरी लग गई। उसके बाद तमाम एजुकेशन बाद की है, +1 +2 BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, B.Ed, MA, ये तमाम एजुकेशन मेरी सर्विस में रहते हुए पूरी की है। अब मैं MA B.Ed इंग्लिश सब्जेक्ट से MA हूँ, TGT B.Ed पोस्ट पर हूँ, SS मास्टर के तौर पर। इंग्लिश और SS मेरा सब्जेक्ट है। सर, जानना चाहूँगा इस जो आपने शिक्षा ग्रहण की और आपका जो, अगर हम जानना चाहें सर, जो आपको शिक्षक अवार्ड भी एक स्टेट लेवल पे आपको मिला है, उसके बारे में भी सर जानना चाहूँगा। किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया, मोटिवेट किया, और ख़ासकर जो बच्चे जब नहीं पढ़ पाते तो आप घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते थे, बेटियों को के बारे में माता पिताओं से कहते थे, उसके बारे में। जीवन में बतौर शिक्षक के खुद को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक अच्छे पद पर काम करने का मौका परवरदिगार ने दिया। इसमें
रोज़ी रोटी तो मिलती है इंसान को, लेकिन समाज की जो खिदमत होती है, खिदमत खल्क जो होती है, उसमें बहुत इन्जॉयमेंट आता है, बहुत मज़ा आता है। और तब बहुत मज़ा आता है जब 10-20 साल नौकरी करने के बाद आपका पढ़ाया हुआ बच्चा, चाहे आपके लेवल से वो 1ली से 8वीं तक ही आपके बीच में कहीं पढ़ा हो, लेकिन जब वो आपको रिस्पेक्ट करता है, जब सम्मान देता है, तो फिर आपको अपनी आउटपुट नज़र आती है कि भाई कहीं कुछ हुआ। तो मैं अपनी ज़िंदगी के इस मरहले से बहुत सुकून में हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने 6 साल शुरू के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल करेड़ा में काम किया, और आपकी दुआ से यंग थे, बिल्कुल अच्छी एनर्जी आज भी खूब है, लेकिन उस वक्त की एनर्जी अलग थी। बहुत अच्छे ढंग से काम किया, मेल फीमेल सभी लेवल पे, और इतने अच्छे बच्चे निकले। मैं अमूमन बताता रहता हूँ समाज को कि जज भी निकले, लॉयर भी निकले, पैरामेडिकल कोर्स डॉक्टरी का भी किया, टीचर भी निकले, और भिन्न भिन्न तरह के कोर्सेज़ में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे करेड़ा गांव से गए। उसके बाद अगली पोस्टिंग मेरी एक ऐसे गांव में थी जो फिरोज़पुर ब्लॉक में है, ढाडोली खुर्द नाम है उस गांव का, पहाड़ की तलहटी में गांव है। एजुकेशन बहुत कम थी वहाँ पे, फीमेल एजुकेशन तो बिल्कुल ना के बराबर थी। 1997 में मेरी वहाँ नियुक्ति हुई बतौर JBT के, और हकीकत यह है कि जिस वक्त मेरी 1997 में वहाँ नियुक्ति हुई थी, उस गांव में 3-4 लोग ही मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण किए हुए थे, गिनती के उंगलियों पे गिन सकते थे हम। लेकिन वहाँ फिर ऐसा सिलसिला बैठा पढ़ाने का, ऐसा सिलसिला बैठा, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट आया, कुछ अच्छे से पढ़ाया, कहीं काम करने का आउटपुट का वहाँ पे अच्छा दिखाई दिया हमको, भाई यहाँ पे काम करना चाहिए। मेरी पोस्टिंग भी लंबी रही, वहाँ पे 11 साल में रहा। और जब मैं वहाँ से आया तो तब उस वक्त आलम ये था वहाँ का कि बच्चियाँ जामिया तक पहुँच चुकी थी, लड़कियाँ टीचर का कोर्स कर चुकी थी, उस गांव से JBT कर चुकी थी, जामिया तक पहुंच चुकी थी, बल्कि दुबई तक चली गई थी बच्चियां। और कुछ बच्चे लॉयर बन गए थे, कुछ पैरामेडिकल कोर्स में चले गए थे, कुछ ने MBA कर लिया था, कुछ ने टेक्निकल एजुकेशन कर ली थी। अगर मैं लिस्टेड करूं, कर सकता हूं, कर रखी है मैंने, क्योंकि ये लिस्टें हमें अवार्ड की फाइल में लगानी होती हैं कि आपके पढ़ाए हुए बच्चों की आउटपुट क्या है। तो तकरीबन 35 से 40 ऐसे बच्चे थे जो अच्छे उसमें रैंक में थे। बड़ा मुतमईन रहे, बड़े संतुष्ट रहे। 2008 में प्रमोशन मिली, SS मास्टर के पद पर अगला स्टेशन लिया, वहाँ 4 साल काम किया। वहाँ परवरदिगार का शुक्र है लाख लाख बर कि वहाँ पर भी एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे था, क्योंकि गांव बड़ा ज़मींदारी लेवल का गांव था। लेकिन 4 साल जो मौका मिला काम करने का, 6 से 8 जमात पढ़ाने का, एडवोकेट और कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पदों पर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पहुँचे। आज भी मेरे टच में हैं वो सारे, खलील अहमद एडवोकेट, मौसम खान है, और कुछ नाम हैं उन बच्चों के। उसके बाद अगला स्टेशन आया काम करने का, वहाँ दोनों संस्कृति मिली जुली थी, हिंदू और मुस्लिम। तो ऐसे गांव में जहाँ संस्कृति मिली जुली होती है, वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है और स्कूल में एजुकेशन अच्छी होती है, क्योंकि हिंदू समाज के बच्चों का स्कूल की तरफ अच्छा फॉलो होता है। उनको फॉलो करके हमारी बिरादरी के लोग भी अच्छा आते हैं स्कूल में। तो वहाँ भी फीमेल एजुकेशन और मेल एजुकेशन पे अच्छा काम हुआ। इन सभी चीज़ों के बेस पर जो आपने अवार्ड की बात करी, 2018 सितंबर में ये मुझे मिला था। दरअसल इसकी बहुत बड़ी एक फाइल भी बनती है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चनायर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चनायर आता है कि आप इसको फिलअप कीजिए, और उसमें 15-20 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स निर्धारित होते हैं, एकेडमिक मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसमें स्ट्रेंथ को अप करना, हमेशा कभी डाउन नहीं आने देना, उसके मार्क्स होते हैं। मेल एजुकेशन फीमेल एजुकेशन पे क्या किया, कितनी आउटपुट रही, उसके मार्क्स होते हैं। ACR के मार्क्स होते हैं, रिजल्ट्स के मार्क्स होते हैं, CCE के मार्क्स होते हैं। समाज के साथ आपका क्या कंट्रीब्यूशन आपने समाज से विद्यालय के लिए लिया, उसके मार्क्स होते हैं। आपकी विशेषता क्या है, आप लेखक हैं, आप एंकर हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप ने कुछ मैगज़ीन लिखी है, आप शायरी करते हैं, पोइट्री की है, आपने सिलेबस में पार्टिसिपेशन किया है। तो 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और उसमें जो मापदंड होते हैं वो 60% तो कम से कम क्वालिफाइंग स्टेज होती है उसकी, कि आप 60 मार्क्स के बाद तो आपकी फ़ाइल को ये सोचा जा सकता है कि ये ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। उससे नीचे मार्क्स फिर 10 साल तक कंटिन्यू आपने
अपनी ACR को A+ रखा हो, कभी A पे भी नहीं आई हो, 10 साल कंटिन्यू आपने आपकी स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाया हो, कभी आरोही क्रम में ऊपर गई हो, कभी नीचे नहीं गई हो, रिजल्ट्स आपके 10 साल तक ऊपर ही गए हो, बोर्ड अगर आपने पढ़ाया तो रिज़ल्ट आपके बोर्ड के रिज़ल्ट से अच्छे रहे हों, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के पैमाने आए और ख़ुशकिस्मती रही कि 2018 में मेवात की तरफ से हम दो को, बसरुद्दीन जी को और मुझे स्टेट भी मिला और बसरुद्दीन जी को नेशनल भी मिला, और शुक्र है ऊपर वाले का, परवरदिगार का। और उसके बाद जिम्मेदारी सर और बढ़ जाती है। जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो मकाम पर पहुंचना कई बार आसान होता है, उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई, अब और ज़्यादा गौर के साथ काम करना पड़ रहा है, बड़ा समर्पण के साथ। और शिक्षा के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, समाज का भी, अपने ज़िले का भी, कि काम कर रहे हैं। शुक्र है मालिक। इस मकाम तक सर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की? क्योंकि सर जब आप पढ़ाई करते थे उस टाइम लाइट भी नहीं आती थी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि वो डिबिया जो होती थी वो उसे बढ़ाकर हम पढ़ते थे। दरअसल कोई भी इंसान हो, बहुत कम, देखो जब हम 21-21.5 साल की बरस की उम्र में लग गए तो इतना मैच्योरिटी नहीं थी, ये बट नेचुरल है, और ना कोई इतना टारगेट था कि हमें उस मकसद को हासिल करने के लिए काम को इस तरीके से लेकर के चलना है। लेकिन काम करते गए, और जब करता चला जाता है आदमी, तो जिस तरीके से दाने दाने रास होती है और बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये दाने दाने रास और बूंद बूंद सागर भरता गया और पता भी नहीं चला कि पीछे से भरता आ रहा है। और एकदम जब उस मकाम तक पहुँचे तो लगा ऐसा कि कुछ कर लिया, नहीं तो कोई ऐसा मकसद नहीं था कि उस चीज़ के लिए, उस अवार्ड के लिए हम काम कर रहे हैं, हम कोई सिस्टम बना के चल रहे हैं, कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। कुदरत ने करा लिया और वो बन गया। ये लक की भी बात होती है, मुकद्दर की बात होती है। बहुत से टैलेंटेड लोग बैठे हैं इलाके में, हम कोई विशेष नहीं है, बहुत साधारण से लोग हैं, बहुत साधारण से नागरिक हैं, हम इलाके के लोगों की खिदमत करते हैं। मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ सबसे कि अखलाक की बुलंदी पे काम करना चाहिए। फ़ख्र और घमंड इंसान का जेवर नहीं है, इससे तो इंसान गिरता है। आपने तो कितने ही भी आपको ओहदे मिल जाएं, लेकिन आपने ज़मीन का आदमी बन करके रहना है। आपने नज़ाकतें नहीं दिखानी समाज को, आपने तो बस ज़मीन का आदमी मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। और किसी भी आदमी को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, अपना भूतकाल नहीं भूलना चाहिए। आज वो किस मकाम पर है ये खुदा की कुदरत है, आगे कहाँ होगा ये भी परवरदिगार जानता है। लेकिन जिस वक्त जहाँ पर हो आप समाज के बन के रहो, होकर के रहो, वफ़ादारी के साथ रहो, बेवफाई मत करो। मतलब परस्ती ठीक चीज़ नहीं है, स्वार्थ ठीक चीज़ नहीं है। आदमी को बहुत क्लियर रहना चाहिए और बड़ी तवज्जो जिस चीज़ से रोज़ी रोटी मिल रही है उस पर होना चाहिए। बाकी तमाम काम सेकेंडरी होने चाहिए। प्रायोरिटी में एक टीचर हूँ, मेरा प्रायोरिटी का ये होना चाहिए कि भाई पहले मैं क्लास पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं अपना काम देखूँ, एंकरिंग करूँ, सामाजिक काम करूँ, कुछ और करूँ, लिखूँ, किताब लिखूँ, सब सेकेंडरी वर्क है। मेरा फर्स्ट प्राइमरी वर्क तो यही है कि मैं पहले टीचर हूँ, जिससे रोज़ी रोटी मिल रही है तो वही काम करूँ। और मैं हमेशा मैं ऐसा नहीं कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अच्छा संदेश जाए, गंगा जमनी तहजीब का संदेश जाए, हैं बिल्कुल 36 बिरादरी का संदेश जाए, कहीं सेकुलरिज्म पे आँच ना आए, कहीं फंडामेंटलिज्म ना हो जहन के अंदर। ये प्रयास करता हूँ सर। बड़े बड़े मंचों पे भी हमने आपको, जब हम छोटे थे तब भी देखते थे सर। ये जो शायरी का जो जज्बा हुआ, ये भी पढ़ाई के साथ साथ हुआ या पहले से? नहीं, ये जॉब में आने के बाद हुआ। जॉब में आने के बाद हुआ। मैं मेरे ऊपर जो एक वरदान है ना, ये चीज़ वरदान कह सकता हूँ मैं इसको, खुदा की कुदरत, ये मुझे फिरोजपुर झिरका ब्लॉक से मिली। मैं निसंदेह कहता हूँ, मैंने उस ब्लॉक में 17 और 20 साल नौकरी किए। मेरा वो स्वर्णिम दौर था, गोल्डन पीरियड था मेरा फिरोजपुर झिरका ब्लॉक। वहीं पर मैंने आदरणीय इंद्र कुमार चुटानी जी जो स्वर्गवासी हो गए, उनकी मैं एंकरिंग देखता था तो मुझे एंकरिंग करने का शौक़ लगा। और एंकरिंग जब आप करने जा रहे हो तो बिना शेर व शायरी के एंकरिंग में मज़ा नहीं आता। दो चीज़ें होती हैं एंकरिंग के लिए, एक तो लैंग्वेज, एक आपका कॉन्फिडेंस, फिर हालात के हिसाब से शेर व शायरी को सेट करना, और जिस प्रोग्राम की एंकरिंग आप कर रहे हो उस प्रोग्राम की बैकग्राउंड आपको मालूम होना, और जिस मंच के सामने आप एंकरिंग कर रहे हो उस मंच से आप ज़्यादा से ज़्यादा वाकिफ़ होना, ताकि आप लोगों की सराहना भी कर सको और लोगों को
अपने साथ जोड़ भी सको, उनका अटैचमेंट उस प्रोग्राम के साथ कर सको। अजनबी जगहों पर एंकरिंग करना दुश्वारी का काम है, एकदम से एंकरिंग करना ये भी दुश्वारी का काम है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप किस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हो। फिर दूसरा, मैंने सोशल कार्यों की एंकरिंग ज़्यादा की है, या 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, जो भी नेशनल अपने फेस्टिवल होते हैं उनकी, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान की जब नज़रें पड़ी मुझ पर और 2005 में ये ज़िला मेवात अस्तित्व में आया, तो मैं तकरीबन 2006 से कंटिन्यू एंकरिंग 15 अगस्त 26 जनवरी की ज़िला हेडक्वार्टर पे करता रहा हूँ। और उसमें शुक्रगुज़ार हूँ मैं समाज का भी और एडमिन का भी और अपने ज़िला शिक्षा विभाग का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मौका दिया तो मौके मिलने के बाद ही इंसान अपने आप को, देखो माँ के पेट से पैदा होकर के सब चीज़ नहीं सीख के आता इंसान को क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, जो वातावरण जो उसको मिलता है, उसकी हॉबीज़ जो होती हैं, उसकी जो रुचि होती हैं, वो इंसान को आगे बढ़ाती हैं और सिखाती हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, बात तो मैं भी ढेर सारी करता लेकिन वक्त की नज़ाकत है सर, इस सफ़र में आपका सबसे ज़्यादा जो सहयोग किसका रहा है? इस सफ़र में सहयोग, देखो कोई शक नहीं कि मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थी, कोई शक नहीं। लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्किल था, मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ अपने फ्रेंड सर्किल का। और इस फ्रेंड सर्किल में मैं चंद नाम आपको लेना चाहूँगा। मरहूम डॉक्टर बशीर अहमद साहब नगीना, जिन्होंने ज़िंदगी के अखलाक को मुझ में ऐसे भरा जैसे अपनी औलाद में भरते हैं। मरहूम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब बेसरू, जो आपके पड़ोसी भी होते हैं, आप दुनिया जानती है, अल्लाह को प्यारे हो गए। फीमेल एजुकेशन पर उन्होंने काम किया, मैंने उनके साथ जॉब किया, कर्नाटक तक गया मैं उनके साथ जॉब में। बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत कुछ दिया। मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद साहब की भी मैं सरपरस्ती में रहा हूँ, आदरणीय नेताजी, लीडर साहब, मेवात के बहुत बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर मैं उसके बाद मेरा मकाम जो आ जाता है, अब मैं हाजी शमशाद अहमद को नहीं भुला सकता, हरियाणा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बहुत कुछ उन्होंने मुझे मौके दिए, उन्होंने जितने प्रोग्राम किए वहाँ पे स्कूलों में, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एंकरिंग के। कारी सिराजुद्दीन साहब, जिनका अल्फला मॉडल स्कूल बहादुर से वो डायरेक्टर हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम हमने किए वहाँ। मेवात रत्न अवार्ड हमने वहाँ, उनका ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है, ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन है कारी जी का, तो उन्होंने इल्म के क्षेत्र में, सियासत के क्षेत्र में, हिकमत के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में मेवात रत्न अवार्ड दिए। तो उन प्रोग्राम की एंकरिंग भी मैं करता था। डॉक्टर पटवारी खान साहब हैं फिरोजपुर से, उन्होंने हेल्थ के मामले में बड़े टिप्स हमें बताए, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर तैयब साहब हैं अलवर वाले, वो भी प्रोग्राम वहाँ करते थे एजुकेशन पे बच्चों का, उन्होंने मुझे मौके दिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ की जो तंजीमें हैं लोकल, जो मेवात में काम करती हैं, चाहे मेवात विकास सभा हो या अन्य तंजीमें हों, उन्होंने भी हर प्रोग्राम के अंदर मुझे शामिल करने के लिए दावत दी है। इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, समाज का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ तक एंकरिंग की बात है, इंद्र कुमार चुटानी जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उनको देख करके मुझे ये शौक़ लगा और मैं एंकरिंग के क्षेत्र में आया। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी दुआएं तो खुदा की हैं, सब उसकी कुदरत है, सब कुछ उसे, तू मुझे नवाज दे ये तेरा करम है, वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है, मेरी बंदगी नहीं है। सब कुछ अल्लाह की रज़ा पर है, सब उसी की वजह से है। और एक बात मैं बहुत मसरत के साथ समाज के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एंकरिंग वगैरह के काम के लिए या सोशल सर्विसेज के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम बहुत निकालना होता है। और जब घर की मसरूफियात में से, क्योंकि मैं औलाद, वालिदैन, बीवी, मिसेस, भाई बहन सब है मेरे, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो वक्त मिला उसमें मेरी शरीक हयात जो बेसरू से हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो अपने आप में मतलब यूनिक लेडी है। उन्होंने जिस तरीके से घर के काम को संभाला और जिस तरीके से बच्चों को संभाला, और मुझ पर उन्होंने आँच नहीं आने दी किसी भी किस्म की, कभी रुकावट बन के नहीं आई, कभी उन्होंने टोका नहीं, हाँ आप जाइए आपका वो काम ज़रूरी है, मैं ज़मींदारा संभाल लूँगी, बच्चे संभाल लूँगी, सारे काम। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक सबको एक अच्छी शरीक हयात दुनिया में मिले तो ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाती है। और एक समाज के तौर पे, बिरादरी के तौर पे, चौधरी मोहम्मद असगर गोरवाल नगीना जो बहुत बड़े पंच हैं इस इलाके के, उन्होंने मुझे समाज के ऊंच नीच और बिरादरी पंचों में फ़ैसलों में ले जाने के लिए मुझे कई बार उन्होंने मौके दिए। और मैं बिरादरी के उतार चढ़ावों को, बिरादरी के निर्णयों में भी प्रतिभागिता अपनी निभाने लगा। तो इसके लिए मैं मोहम्मद असगर गोरवाल जो रिटायर्ड मैनेजर हैं कोऑपरेटिव बैंक से, नगीना से हैं, समदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।